क्योंकि दो समासों का अध्ययन हमने कर लिया था, अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। आगे बात समझ में। आज का हमारा समास है कर्मधारय समास। तो पहले उसकी परिभाषा सुन लीजिए। यानी कि जिस सामासिक पद में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष्य, उपमान उपमेय या विशेषण विशेषण का संबंध पाया जाता है, यानी कि उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, रूपक अलंकार। यदि रूपक अलंकार के उदाहरण आ जाए तो रूपक अलंकार में भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय। 4 पोजीशन में आपको कर्मधारय समास मिलेगा। देखिए बोर्ड में क्या लिख रहा है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। आगे बात समझ में, साथ का साथ मैं इसको समझाता चलता हूँ आपको। हाँ देखिए, पहली परिभाषा का एक्सप्लेन समझिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य होता है। पहली बात देखो, कृष्ण मृग। कृष्ण मृग, कृष्ण मीन्स क्या होता है? काला, और मृग माना हिरण। तो ये क्या है? विशेषण। और ये क्या है? विशेष्य। पहली परिभाषा फॉलो हो रही नहीं हो रही है? विशेषण विशेष्य। पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद क्या होगा? विशेष्य। मगर इसके लिए आपको किसकी नॉलेज होना चाहिए? विशेषण की। क्योंकि विशेषण की नॉलेज होगी तभी जाकर आप कर्मधारय समास को पहचान पाओगे। जैसे देखिए अगला उदाहरण देखिए इसका, लाल मिर्च। लाल शब्द क्या है? विशेषण, और मिर्च क्या है? विशेष्य। आगे बात समझ में। सफेद शर्ट, कौन सा समास है? कर्मधारय। सफेद तो क्या हो गया? विशेषण। और शर्ट क्या हो गया? विशेष्य। महासागर, महा तो क्या हो गया? विशेषण। और सागर क्या हो गया? विशेष्य हो गया। आगे बात समझ में। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। दूसरी पोजीशन देख, इसमें कई उपमेय उपमान का संबंध क्या पाया जाता है? उपमेय उपमान का संबंध होता है। देखो कैसे होता है। अब इसके लिए आपको उपमा अलंकार की नॉलेज होना चाहिए। किसकी? उपमा अलंकार की। आइए बात समझ में। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? कौन बताएगा? उपमा अलंकार, अरे लुप्त तो उपमा, पूर्ण उपमा पढ़ा होगा आपने। उपमा अलंकार, उपमा में 4 अंग होते हैं। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। 4 अंग पाए जाते हैं। तो इसके अंदर आपको उपमेय और उपमान की नॉलेज होना चाहिए। जैसे देखो सीधा सा उदाहरण, जहाँ मास्टर पढ़ाते रहते हैं अधिकांश। देखो, चंद्र वदन। चंद्र वदन, मुखारविंद, दोनों उपमान उपमेय के उदाहरण है। चंद्र वदन। अब यहां पर चंद्र क्या है? चंद्र क्या है? विशेषण है क्या? चंद्र क्या है? उपमा। क्या है? और वदन, वदन मीन्स क्या होता है? पहले तो इसका मीनिंग बताओ मुझे। वदन
मुख और बदन शरीर, युग्म शब्द है, ध्यान रखना। अब देखिए, यानी कि वदन मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है। तो ये तो क्या है आपका उपमान, और ये क्या है उपमेय। यहाँ पर मुखारविंद, मुख को किसकी संज्ञा दी जा रही है? अरविंद मीन्स क्या होता है? अरविंद किसका प्रयोग चाहिए? हाँ, अरविंद, हाँ, मुखारविंद, अरविंद, यानी कि मुख किसके समान है? अरविंद यानी कमल के समान है। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर दोनों के अंदर उपमान और उपमेय का संबंध है। ठीक है, क्लियर है? एक उदाहरण और देखो, पत्थर बिल, दिल किसके समान है? पत्थर के समान कठोर है। ठीक है ना, दिल पत्थर के समान है, नहीं गलत बोल रहा हूं मैं। दिल तो बहुत क्या होता है, कोमल होता है, पत्थर के समान थोड़ी ना होता है। मगर देखिए, दिल को किसकी संज्ञा दी जा रही है? पत्थर। तो ये पोजीशन आपको देखनी है, उपमान उपमेय वाली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो पोजीशन हमारी फॉलो हो गई, विशेषण विशेष से, उपमान उपमेय। अब आगे बढ़ो। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें वो इसमें नहीं लिखी हुई है, मैं अलग से लिख देता हूं। विशेषण विशेषण, यानी कि पहला पद भी विशेषण हो सकता है और दूसरा पद भी क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है। दोनों ही पद विशेषण आ सकते हैं, वहां पर भी कर्मधारय समास होता है। उदाहरण देखिए, शीतोष्ण, शीत है जो, उष्ण है जो, ठंडा है जो, गर्म है जो। अगला उदाहरण देखो, काला गोरा, काला है जो, गोरा है जो, दोनों ही पद विशेषण आ सकते हैं। आगे बात समझ में? तीन पोजीशन हो गए आपके सामने, विशेषण विशेष से, उपमान उपमेय, और दोनों ही पद भी क्या हो सकते हैं? विशेषण। तीसरी पोजीशन ये रूपक अलंकार है। ठीक है ना, तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि रूपक जो अलंकार होते हैं वहां पर भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय। उदाहरण देखो, संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी। विग्रह कैसे करोगे इसका? संध्या रूपी सुंदरी, संध्या रूपी सुंदरी। अगला उदाहरण देखो, अंबर पनघट, रूपक अलंकार, अंबर रूपी पनघट। तो ये चार पोजीशन में कर्मधारय समास पाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है ना? लिखो परिभाषा। लिखो, जिस सामासिक पद में दोनों पदों के मध्य, जिस सामासिक पद में दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष से, दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष से, कोमा, उपमान उपमेय, दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष से, कोमा, उपमान उपमेय, या विशेषण विशेषण का संबंध पाया जाता है, विशेषण का संबंध पाया जाता है, वहां पर
वहां पर कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। उदाहरण नोट लगाओ, नोट लगा के लिखो, नोट डालकर लिखिए। रूपक अलंकार के उदाहरणों में भी, रूपक अलंकार के उदाहरणों में भी कर्मधारय समास पाया जाता है। रूपक अलंकार के उदाहरणों में भी कर्मधारय समास पाया जाता है। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़ जाओ। ये आपके उदाहरण आ गए, लिखो। पुरुषोत्तम विग्रह तो अब आप लोग कर ही लोगे, आपको कितने बार बता दिया मैंने, विग्रह करना आपको आना चाहिए, ठीक है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, साथ का साथ करते जाओ, अपनी मर्जी से भी करो, बाकी जो कठिन हो उसका मैं बता दूंगा, ठीक है ना। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। नील कमल, नीला है जो कमल। महापुरुष, महान है जो पुरुष। घनश्याम, घनश्याम कैसे करोगे? घन, घन मीन्स क्या होता है? बादल। श्याम माना कृष्ण, ठीक है ना। तो क्या करोगे? घन के समान है जो श्याम, घन माना बादलों के समान, ठीक है ना। घन के समान है जो श्याम। पीतांबर, अब देखिए पीतांबर में दो समास होते हैं, ध्यान रखना। पीतांबर में बहुव्रीहि समास भी होता है, मगर उसका विग्रह अलग टाइप से होगा। उसका ये होगा, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु या कृष्ण, वहां जाएगा, ठीक है ना। मगर इसका कैसे करेंगे? आप देखो, पीत माना पीला होता है और अंबर माना वस्त्र होता है, तो इसका विग्रह क्यों करेंगे अपन? पीला है जो अंबर, अंबर माना वस्त्र होता है, क्योंकि जहां तक होता है वहां तक शब्द को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। कोष्टक में समझने के लिए आप लिख सकते हो पीला है जो वस्त्र, मगर इसका करेंगे पीतांबर। पीला है जो अंबर, इसका मतलब पीला का मतलब पीला, और अंबर माना वस्त्र, पीला है जो वस्त्र। तो ये चला जाएगा आपका कर्मधारय में, विशेष पोजीशन में ये बहुव्रीहि में भी जाता है। तो जरूरी नहीं है, विकल्प के अनुसार ही यानी कि समास का चयन किया जाता है। यदि यही उदाहरण बहुव्रीहि में दे दिया जाए तो ये वहां पर बहुव्रीहि का काम करेगा। यदि अव्यय बहु आपके विकल्प में, ये सॉरी कर्मधारय विकल्प में नहीं है, तो फिर बहुव्रीहि होगा इसमें। आगे देखिए, महर्षि, बिल्कुल सीधी सी बात है, महान है जो ऋषि। संधि कौन सी है महर्षि में? संधि कौन सी है महर्षि शब्द में? हाँ कैसे हो जाए? ए ओ अर। अब बताओ, यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ आए तथा द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई उ री आए, तो इनके मेल से क्रमशः ए ओ अर हो जाता है। बताओ, संधि गुण हो गया ना, महर्षि अर में बदल गया ना, तो संधि कौन सी है? गुण, महर्षि। महा प्लस ऋषि। नराधम, नराधम, अधम है जो नर, अधमरा, आधा मरा हुआ है जो, ठीक है ना। अधमरा, अधपका, आधा पका हुआ है जो, ठीक है। आगे बढ़ो। रक्तांबर,
रक्तांबर क्या हो जाएगा? हाँ, रक्त के समान है जो, हाँ, वस्त्र या अंबर, कोष्ठक में लिख रहे हैं ना वस्त्र, या यूं भी लिख सकते हो आप लाल है जो वस्त्र, क्योंकि रक्त कैसा होता है? लाल होता है। रक्त के समान है जो वस्त्र। कुमति बुरी है जो मति, मति माने बुद्धि, बुरी है जो मति। कुपुत्र, हाँ, कपूत है जो पुत्र, या बुरा है जो पुत्र। साथ के साथ लिख लेना, क्योंकि जहां तक विग्रह नहीं लिख पाओगे वहां तक आपको समझ में नहीं आएगा। दुष्कर्म, हाँ, बुरा है जो कर्म, या दुष है जो कर्म, ठीक है ना, दोनों टाइप से कर सकते हो। बढ़ा दे ऊपर। चरम सीमा, चरम सीमा, चरम है जो सीमा, यानी कि जिसे बोलते हैं आप लास्ट स्टेज, ठीक है ना, चरम है जो सीमा। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। थोड़ा इधर दब के बैठा करो, क्योंकि इधर क्या टीचर खड़ा हो जाता है तो इधर वालों को नहीं दिखता है, इसलिए इतनी जगह खाली पड़ी है, वहां कोनों में जाके छुप के बैठते हैं। उधर खड़ी नहीं, फिर आप कैसे अध्यापक बनोगे? वहां खड़ा होगा क्या अध्यापक? वहां तो केवल मेघराज जी के अलावा कोई भी खड़ा नहीं होता है उधर, क्योंकि जिनका उल्टा चलता है वो उधर खड़ा होता है। अधिकांश यानी कि 99% व्यक्तियों का राइट हैंड चलता है, इसलिए बोर्ड के इधर ही खड़े होते हैं, ठीक है ना, बोर्ड के उधर टीचर खड़ा नहीं होता। हाँ, मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलो उत्पल, उत्पल मन होता है कमल, नीला है जो कमल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। उपमेय उपमान के उदाहरण चालू हो गए, ठीक है ना, मिक्स हो रहे सारे, इसमें ध्यान रखना। राज ऋषि, राज ऋषि, ये उदाहरण यहाँ बैठ नहीं रहा, ठीक है ना, इसको मत लिखना। हाँ, क्योंकि ये क्या है, समन तत्पुरुष का उदाहरण है, कहीं न कैसे यहाँ आ गया, ठीक है ना। हालांकि विग्रह इसका कर देंगे, मगर फिर भी यहाँ नहीं बैठेगा। राजा का है जो, इसी में कंफ्यूजन होगा, इसको मत उतारो। ठीक है ना, इस उदाहरण को मत लेना, क्योंकि नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तत्पुरुष में भी लिखा हुआ है राजा का ऋषि। नरसिंह, कैसे विग्रह करोगे इसका? नर भी है जो, सिंह भी है जो, ठीक है ना, जो में, या यूं भी कर सकते हो, नर के यानी कि सिंह के समान है जो नर, क्योंकि नरसिंह अवतार हुआ था। वैसे कहीं न कहीं किस में भी चला जाता है, ये बहुब्रीहि में भी चला जाता है, क्योंकि विष्णु के अर्थ में रूढ़ है ये, है ना। अरे नरसिंह का अवतार किसने लिया था? विष्णु ने लिया था। तो ऐसा उदाहरण आपको बहुब्रीहि में मिल भी सकता है, क्योंकि वहां बहुब्रीहि होगा फिर इसमें, क्योंकि अर्थात विष्णु निकलेगा फिर इसका तीसरा। आगे बात समझ में? मगर क्योंकि यहाँ पर अपन कर्मधारय पढ़ रहे हैं, तो कर्मधारय में इसका विग्रह कैसे करेंगे? हाँ, सिंह के समान है जो नर, या ओब्लिक लगा के लिख लेना, नर भी है जो, सिंह भी है जो, क्योंकि विशेषण के अर्थ में इसका विग्रह करेंगे।
तो ऐसे दोनों टाइप से इसका विग्रह हो जाएगा। आगे देखो, मुख चंद्र बिल्कुल सीधा सा है, चंद्र के समान मुख उपमेय उपमान का उदाहरण है। वचन अमृत, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है। अमृत रूपी वचन, अमृत रूपी क्या हो जाएगा? वचन। बहुसागर क्या हो जाएगा? ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है, बहुसागर। बहुसागर क्या हो जाएगा? सागर रूपी संसार। ये संसार क्या है? सागर है, सागर के समान है। अगला देखिए, चरण कमल। हाँ, अब इसका आप रूपक अलंकार के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, यानी कि कमल रूपी चरण, ये भी कर सकते हो, या कमल के समान चरण, दोनों टाइप से कर सकते हो। क्रोधाग्नि, ये भी वह रूपक अलंकार का उदाहरण है। क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरणार, चरणार विंद, ये वापस कमल का आ गया, यानी कि कमल के समान चरण। विद्याधन, ये रूपक अलंकार का उदाहरण है, विद्या रूपी धन। निकले सभी ने विग्रह, कोई छूट रहा हो तो बोल दो, बढ़ाते आगे। ये आपका कर्मधारय समास समाप्त हो गया है। किसी को कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ लो। इसमें एक दो विशेषण के नहीं आए वो जोड़ लो, ठीक है ना। उस वाले नहीं आए तो वो उदाहरण लिख लो, दोनों पद विशेषण वाले। लिखो, शीतोष्ण, शीतोष्ण लिखो। शीत भी है जो, उष्ण भी है जो। शीत भी है जो, उष्ण भी है जो। काला गोरा, काला गोरा। काला है जो, गोरा है जो। काला है जो, गोरा है जो। पूर्णांक, पूर्ण है जो, अंक। पूर्ण है जो, अंक, पूर्णांक। ये विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए आप द्विगु समास, अगला डालिए द्विगु समास। अब जो द्विगु समास है ये तो बिल्कुल ही सीधा है, अब पहले समझो इसको। अब देखिए कहीं पर भी चक्कर नहीं पड़ेगा आपके, केवल बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में ही चक्कर पड़ेगा, क्योंकि कर्मधार भी हटा दोगे और देगा विकल्प में, उसको भी आप हटा दोगे। मगर इस समास की टाई होती है बहुव्रीहि समास। अब आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, इसकी परिभाषा यह है कि जिस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, तथा दूसरे पद के साथ मिलकर समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। ये इसकी सीधी सी परिभाषा है। पहला पद संख्यावाची होगा, दूसरे के साथ मिलकर किसका बोध कराएगा? समूह का बोध कराएगा, समूह बढ़ाएगा, वहां पर द्विगु समास होता है। मगर ध्यान रखना, पहला पद संख्यावाची हो, मगर यदि वह तीसरे अर्थ में रूढ़ नहीं होना चाहिए। यदि उसका तीसरा अर्थ निकलता है तो फिर वह द्विगु समास न होकर बहुव्रीहि समास में चला जाए। आगे बात समझ में? जैसे उदाहरण देखो, सीधा सा उदाहरण देखिए।
त्रिशूल, त्रिनेत्र। अब देखिए दोनों में संख्या आ रही है, ठीक है ना। एक उदाहरण और देखिए, दोनों में तुलना देखते हैं। चतुर्भुज, पंचभुज। चतुर्भुज संख्यावाची आ रहा है पहला पद, विग्रह यूं करेंगे, चार है भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि संख्या तो आ रही है मगर वो क्या है, अन्य अर्थ में रूढ़ हो रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा मत उलझ जाना कि संख्या के चक्कर में दिगु लगा दो, ठीक है ना। दिगु मत लगाना, क्योंकि हमेशा ही दिगु के साथ ऑप्शन में क्या देता है, वह बहुव्रीहि समास देता है, उड़ जाने के लिए इन दोनों को साथ में दे देता है। अब एक उदाहरण और देखो कि समास चेंज हो सकता है, जरूरी नहीं संख्या है। नौ युवक, नौ निधि। अंतर जाओगे। चतुर्भुज कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि समास होगा। पंचभुज अब कौन सा होगा, क्यों होगा देखो, अरे पांच हाथ किसी के भी नहीं होते हैं क्या। अब इसका विग्रह कैसे करेंगे, हाँ, पांच भुजाओं का समाहार, ठीक है ना। या पांच भुजाओं का समूह नहीं, समाहार शब्द वही एक ही होता है, तो पांच भुजाओं का समाहार। तो ये तो जाएगा आपका दिगु में और ये जाएगा बहुव्रीहि में। त्रिशूल, त्रि माना तीन, शूल माना कांटा, तीन कांटों का समाहार या समूह, ये जाएगा आपका दिगु में। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके अर्थात शिव, ये जाएगा बहुव्रीहि, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ देखो, नव युवक किसमें जाएगा, नव युवक। चलो बताओ कितना समझ में आया, इसका विग्रह करके बताओ मुझे, नव युवक में कौन सा समास है। चलो नाम बता दो आप इसका, हाँ, नव युवक कौन सा समास है इसमें, अभी पढ़ाई निम्नताओं में कर्मधारय है, नया है जो युवक। मगर नीचे देखिए नवनिधि, अब वहां नव का अर्थ तो किससे लिया था अपन ने, नया से लिया था, मगर यहाँ नव का अर्थ किससे ले रहे हैं, नौ से ले रहे हैं। नवनिधि, नौ निधियों का समाहार, तो फिर ये किस में आ गया, समझ गए अंतर करना, क्लियर है मामला। चलो लिखो परिभाषा, लिखो, बोर्ड की तरफ ध्यान मत दो, आप तो मेरी परिभाषा लिखो। लिखो, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची होता है, जिस सामासिक पद में पहला पद संख्यावाची होता है तथा दूसरे पद के साथ मिलकर, तथा दूसरे पद के साथ मिलकर समूह का बोध कराता है, दूसरे पद के साथ मिलकर समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं, उसे द्विगु समास कहते हैं। नोट लगाओ, कई बार बेवकूफ बोले, कई बार पूछा गया है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास। नोट लगा कर लिखो भाई, नोट डालिए, लिखो द्विगु शब्द में,
दीगु शब्द में दीगु ही समास है। दीगु शब्द में दीगु ही समास है। इसका अभिप्राय द्यु माना दो और गु माना गाय। द्यु माना दो और गु मीन्स गाय। द्यु माना दो, गु माना गाय। इसका अभिप्राय अर्थात दो गायों का समूह, अर्थात दो गायों का समूह। तो कई बार ये पूछा गया है कि दीगु शब्द में कौन सा समास है। तो दीगु शब्द में कौन सा समास है? दीगु ही समास है। इसका समास विग्रह क्या होता है? दो गायों का समाहार या दो गायों का समूह। ठीक है, अब बोर्ड पे समझिए। दीगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है। क्लियर है मामला? पूर्व पद का मतलब तो आप जानते ही हो। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है, मगर एक बात का ध्यान रखना, कभी कभी पीछे वाला पद, पर पद का मतलब पीछे वाला, यानी कि द्वितीय पद भी क्या आ सकता है? संख्यावाची आ सकता है। दीगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है। किसका बोध कराती है? समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। यानी कि उसका अन्य अर्थ नहीं निकलता, जैसा कि आपको मैंने क्लियर करके बता दिया। अन्य अर्थ तो किसमें निकलेगा? बहुव्रीहि समास में निकलेगा। इसमें केवल किसका बोध होगा? समूह का बोध होगा। आगे देखो, जैसा कि बहुव्रीहि समास में देखा है, यानी कि अन्य अर्थ किसमें निकलता है? आपका बहुव्रीहि समास में निकलता है, यानी कि अन्य अर्थ में जहां पर जाएगा। ठीक है, समास में देखा है, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। क्लियर है मामला? परिभाषा लिख ली? तो ऐसा करो, लिख ली तो फिर इसमें से जो आपके दीगु समास के उदाहरण है ना, उनको तो लिख लो, नहीं तो अभी आगे बढ़ते खत्म हो जाएगी स्लाइड। ठीक है ना? इसमें दो चार उदाहरण मैंने लिखे हैं ना, वो दूसरे उदाहरण के मत लिखना। एक तो ये मत लिखना जो जो मैं मिटा देता हूं मैं। ये तीनों उदाहरण आप लिख लीजिए। कोई बात नहीं, ये आगे बहुत सारे उदाहरण आप उतारो और विग्रह करो। दो राहों का समाहार, समूह मत लिखना, दो राहों का समाहार। पक्ष जो देखो उसमें आया था ना, कभी कभी क्या हो सकता है, यानी कि द्वितीय पद भी क्या हो सकता है? संख्यावाची। इसलिए उदाहरण लिया है मैंने। अब इसमें प्रथम पद संख्यावाची नहीं है, कौन सा है? द्वितीय पद। ये देखो पक्ष द्वय, ठीक है ना? तो संख्या कहाँ आ गई? पीछे आ गई। दो पक्षों का समाहार, दो पक्षों का समाहार। बड़ा कर दे, ये तो दिख रहा होगा यार, इससे बड़ी नहीं होगी इसमें। ये उदाहरण इसमें मत लिखना भाई।
इसको मत उतारना, यहाँ पे नहीं। दो का समाहार, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार, त्रिलोक या त्रिलोकी तीन लोकों का समाहार, त्रिरत्न तीन रत्नों का समाहार या समूह, संकलन संख्याओं का समाहार, संकलन, ठीक है ना। संकलन जब अपन क्या करते हैं, संख्याओं को इकट्ठा करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संकलन। इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ध्यान रखना। संख्याओं का समाहार संकलन कहलाता है। कई बार कंपटीशन में आया वो उदाहरण है, त्रिभुवन तीन भुवनों का समाहार, त्रैमासा या चतुर्मासा चार मासों का समाहार। त्रैमासा का आप जानते हो तीन मासों का समाहार, चौमासा का चार मासों का समाहार। चतुर्भुज, आप देखिए यहाँ पर मैंने वापस इस उदाहरण को लिया है, मगर इसको आपको बहुव्रीहि में नहीं ले जाना है। अब इसका विग्रह अलग टाइप से करना है कि चतुर्भुज क्या होता है, अरे इसको भी क्या बोलते हैं, हाँ ये भी तो कहा, हाँ संकलन का तो है ना, क्या विग्रह लिखना है, संकलन लिखो, संख्याओं का समाहार, ठीक है ना, संकलन। चतुर्भुज आप ये लिखो इसका, चार भुजाओं का समाहार, चार भुजाओं का समाहार। अब ये विष्णु के अर्थ में नहीं है, किसके अर्थ में, ये चार भुजाओं के अर्थ में। ये चार भुजाओं से गिरी आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। आगे चतुवर्ण चार वर्णों का समाहार या समूह। चार वर्ण होते ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण हो गए, चार वर्णों का समाहार या समूह। पंचामृत पांच अमृतों का समाहार। पंचपात्र पांच पात्रों का समाहार। पंचपात्र शब्द किससे जुड़ा हुआ है, कौन से लोक देवता से जुड़ा हुआ है, अरे पंचपात्र शब्द का संबंध राजस्थान के कौन से लोक देवता से, रामदेव जी से। पांच पीर है ना, पांच पीरों के पंचपात्र हो गए। हाँ आगे देखो, ये क्या है, हिंदी की क्लास नहीं तो आधी तो फिर आपको मैं बीच बीच में रिकॉर्डिंग क्लास होने, आधी तो जी के पढ़ाना होता है इसमें मगर क्योंकि हिंदी की क्लास है इसलिए मैं अदर से भटकता नहीं हूँ, मेरे टॉपिक पे रहता हूँ। पंचवटी, पंचवटी पांच वट बना होता है वृक्ष, ठीक है ना, पेड़, पांच वटों का समाहार। षड्भुज छह भुजाओं का समाहार। सप्ताह सात दिनों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समाहार। पढ़ा होगा ना आपने, सतसैया के दोए अति नाविक के धीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बियारी, बियारी की सतसई, सतसई 700 दोहों का समाहार। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे बिहारी।
जिनको एक एक दोए पर एक 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 क्या दी जाती थी, असरफियाँ दी जाती थी, इनको मोहरें दी जाती थी। हाँ, सप्तशती क्या हो जाएगा, सप्त माना 7, सती माना 700 शताब्दियों का समाहार, सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समाहार, अष्ट सिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। जल्दी जल्दी लिखते चलो। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। समार समार तो करना है, कर लो, अपने मन से करना सीखो इनका विग्रह। नवरत्न ठंडा ठंडा कोल को लेट देखते रहते हो, ठीक है ना। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार, नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार, ये सब शुद्धिकरण में आता है, ध्यान रखना। शुद्ध शब्द होता है नवरात्र, नवरात्रि शब्द गलत होता है, ठीक है ना। नवरात्रि दे देता है वो, मगर व्याकरण की दृष्टि से गलत है। दशक, दशक तो आप जानते हो, किसे कहते हैं दशक। अरे जैसे शतक जानते हो वैसे दशक करो इसका विग्रह। 10 वर्षों का क्या हो जाएगा, समारोह हो जाएगा। शतक, शतक लगाते हैं ना, 100 वर्षों का समारोह हो जाएगा। शताब्दी, ये आपका यानी कि देखो समास क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसी के साथ यानी कि मैं परिभाषा बता देता हूँ आपको, द्वंद्व समास समझा देता हूँ थोड़ा बहुत, 2-5 मिनट है। देखो अगला समास डालिए द्वंद्व समास। अब परिभाषा सुनिए इसकी, द्वंद्व समास किसे कहते हैं। यानी कि जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, या उभय पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आगे बात समझ में। जिस समासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं या उभय पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, विकल्पतः द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन अपन कल करेंगे। आज परिभाषा लिखिए, लिखो। जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में दोनों पद, जिस सामासिक पद में, जिस सामासिक पद में दोनों पद या उभय पद प्रधान होता है, या उभय पद प्रधान होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इसके 3 उपभेद माने जाते हैं, इसके 3 उपभेद माने जाते हैं। इसके क्या माने जाते हैं, 3 उपभेद माने जाते हैं। ठीक है भाई।